अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश कोड 508 का लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है काइंड्स ऑफ मीनिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक्स और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। अच्छा, इस चैप्टर में ना वो किसी भी वर्ड के या कोई भी डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स बताता है कि मीनिंग्स की कितनी काइंड्स हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को सुनने के बाद या कोई वर्ड ऐसा होता है या कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में मतलब मुख्तलिफ सारे एक वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ या मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन को प्ले करता है। तो सबसे पहले किसी भी जो हमारे पास टेक्स्ट होगा या कुछ भी होगा उसका आ जाता है लिंग्विस्टिक्स या कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। अब ये क्या होता है, ये डिक्शनरी मीनिंग्स होती हैं जो हमें डिक्शनरी से मिलते हैं। लिंग्विस्टिक मीनिंग्स इज कॉल्ड डेनोटेटिव, लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग्स. This refers to the definition given in the dictionary. Any piece of language is structured simultaneously on more than one level. At least 3 levels are necessary for linguistic competence. अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन से कितने लेवल इंपॉर्टेंट है। ये 3 लेवल्स हैं. These levels are necessary to generate and understand linguistic utterances. For the analysis of any sentence, we need to establish a phonological representation. अच्छा, सबसे पहला क्या आ गया कि हमें उसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उस वर्ड्स की जो साउंड्स के हिसाब पे उसकी एक हमें एक बनानी पड़ेगी जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। सिंटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन, फिर हमें उसके सिंटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें उसे किसी स्ट्रक्चर में किसी सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा। एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, और फिर हमें उस वर्ड से मीनिंग निकालने हैं सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है जी। वन लेवल में भी डिराइव फ्रॉम अनदर एट सर्टेन स्टेज, और एक जो है लेवल वो दूसरे लेवल से ड्राइव किया जा सकता है, अखज़ किया जाता है। द एम ऑफ कंसेप्चुअल सिमेंटिक मीनिंग इज़ टू प्रोवाइड द सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन सेंटेंस यूजिंग द configuration abstract symbols and contrastive figures. This will help one to distinguish the particular meaning of a sentence from all other possible sentences meanings in the language. Therefore, conceptual meaning is an inextricable part of what लैंग्वेज इज़, मतलब वो लैंग्वेज का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब हमारे सामने कोई चीज़ लिखी हुई आती है तो सबसे पहले हमें उसके लिंग्विस्टिक या कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पता होंगे, तो फिर ही हमारी कहानी आगे चलेगी। आगे जी, कॉनोटेटिव और रेफरेंशियल मीनिंग्स. दिस इज़ कम्युनिकेटिव वैल्यू एट्रीब्यूटेड टू एन एक्सप्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट इट रेफर्स टू over and above its purely conceptual meaning. To a large extent the notion of reference overlaps with the conceptual meanings. अब वो ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन ये और रेफरेंस जो है इसका जो आइडिया है या इसका कॉन्सेप्ट है, ये तकरीबन ओवरलैप करता है हमारे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के साथ, मतलब उसके साथ मिलता जुलता है। लेकिन ये प्योरली जिसको हम बात करते हैं ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। वो तो हमारे सामने जो डिक्शनरी ने लिखते हुए लिख दिया, बट ये एक प्योरली कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, वो इसलिए इसको कह रहा है कि इट्स प्योरली कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कि उस चीज़ को जब हम किसी चीज़ के साथ रेफ़र करते हैं, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल एंटिटी को देखते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, तो फिर वो जो मीनिंग्स बनते हैं ना, उसको रेफरेंशियल मीनिंग्स कहा जाता है। किसी भी अगर गाड़ी को या किसी भी चीज़ को अगर हम रेफ़र करते हैं, उसके नाम से रेफ़र करते हैं, तो किस बुनियाद पे रेफ़र करते हैं उसका एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग बना होता है। अगर हम कार की बात करें या गाड़ी की बात करेंगे तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है सबसे पहले, कि एक फ़िज़िकल एंटिटी है जिसके 4 टायर हैं। तो ये जो मतलब एक रेफरेंस बना होता है ना हमारे जहन में, तो वो ये कह रहा है कि प्योरली कॉन्सेप्चुअल मीनिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है ये भी वही है। Connotative meanings includes not only physical characteristics but also psychological and social properties, sociability, material and वही बात आ गई कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखा जाएगा बल्कि कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी देखा जाएगा। These may also include the putative properties of the referent based on the certain social viewpoints. Connotative meanings are concerned with the real world experiences one associates with the expressions one's यूज़ और हीयर्स. अब कोई बंदा किसी भी चीज़ के साथ, हर ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ ही होगा कि किसी बंदे ने किसी चीज़ को कोई रेफरेंस पॉइंट के साथ याद रखा होगा, तो हर बंदे का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करता है कि जिसने, अब किसी बंदे को अगर गाड़ी का नहीं पता, जिस तरह गाड़ी की एग्जांपल दी है, किसी ने गाड़ी कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, तो वो क्या उसका क्या बनाएगा,
ठीक है, उसको जब आप गाड़ी कहेंगे तो उसके ज़हन में कुछ भी नहीं आएगा। डेफ़िनेटली जब वो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस उसका होगा, उसने चीज़ को फ़िज़िकली देखा होगा, उसके साथ कुछ सामने कोई ऐसी आइटम आई होगी, तो फिर ही वो उसके ज़हन में एक रेफ़रेंस बन जाएगा जैसे ही हम गाड़ी का नाम लेंगे। द बाउंड्री बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल एंड कॉनोटेटिव मीनिंग इज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड द रियल वर्ल्ड। अब जो पहले वाला जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है वो सिर्फ लैंग्वेज में है, जो हमें डिक्शनरी की हद तक रखता है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वो कौन सा है, वो रेफरेंशियल या फिर कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो हैं ये हमें बताते हैं रियल वर्ल्ड के बारे में। कॉनोटेटिव मीनिंग्स आर पेरिफेरल्स, देयर आर relatively unstable as it varies according to culture, historical periods and experience of the individuals. Connotative meanings compared with the conceptual meanings are indeterminate and open-ended that may belong to any characteristics of the referent, real or imaginary। वो कहते हैं जी कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो हैं ये हिस्टोरिकल पीरियड्स और एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है और ये वेरी करते हैं। वेरी करने से मुराद के हर शख्स के अपने अपने वो कल्चर के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उसी हिसाब से उन्होंने हर एक बंदे के अपने रियल वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ों के जो मीनिंग्स हैं वो निकलते हैं। तो हम इनकी आपस में जिस वक्त हम वो करते हैं इनकी कंपेयर करते हैं तो कहते हैं इनडिटर्मिनेट एंड ओपन एंडेड। तो फिर ये जो कंपेयर है ना ये तकरीबन ओपन एंडेड ही रहेगा। दैट में बिलोंग टू एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेफरेंट, रियल और इमेजिनरी। फिर ये कहानी थोड़ी लंबी चलती जाएगी। आगे हैं जनाब सोशल मीनिंग्स। सोशल मीनिंग्स क्या होते हैं? सोशल मीनिंग्स आर दोज विच आर पीस ऑफ लैंग्वेज कन्वेज अबाउट द सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स यूज। वी डिकोड द सोशल मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट थ्रू अवर रिकग्निशन ऑफ द वेरियस डायमेंशन एट लेवल्स ऑफ द स्टाइल्स विद द सेम लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज जब बोली जाती है तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। कुछ के एक्सेंट स्टाइल से हमें उस सोसाइटी का पता चलता है। मतलब तो सोशल मीनिंग्स क्या है कि जब हम किसी टेक्स्ट को या किसी को रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसकी लैंग्वेज से उसकी सोसाइटी का पता चल जाता है। सोशल मीनिंग्स भी यही करते हैं कि जब वो किसी भी सोशल सर्कमस्टांसेस के को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। वो रिकग्नाइज सम वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन एज बीइंग डायलेक्ट स्पेसिफिक ओरिजिन। जैसे कि वो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी डायलेक्ट के लिए किसी डायलेक्ट के अंदर ही बोले जाते हैं, किसी दूसरे में नहीं बोले जाते। सोशल मीनिंग्स टेल्स अस अबाउट द जियोग्राफिकल और सोशल बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर। सोशल मीनिंग्स जब भी किसी लैंग्वेज के हम लेते हैं तो जो स्पीकर होता है उससे हमें उसके बैकग्राउंड का या उसके जियोग्राफिकल लोकेशन का या उसका पता चलता है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। अदर फीचर्स ऑफ लैंग्वेज में डिस्क्लोज समथिंग कंसर्निंग द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर्स एंड द हियरर्स। ठीक है जी। और वो कहता है फर्दर जो जिस वक्त वो बोलेंगे तो उनके आपस में रिलेशन का भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक अरेबिक किसी दूसरे बंदे से अरेबिक में बात करता है तो देयर आर चांसेस कि वो दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं, एक ही इलाके से हैं, ये एक ही जियोग्राफिकल एरिया से हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब एक कोई पश्तो में बात करता है, किसी पश्तो के साथ पख्तून के साथ बात करता है तो डेफिनेटली उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन का पता चल जाता है, उनके बैकग्राउंड का पता चल जाता है कि ये कहाँ से हैं और क्या सारे मामलात हैं। आगे है अबाउट द स्केल ऑफ स्टेटस यूजेज फ्रॉम फॉर्मल एंड लिटरली टू कोलोकियल फैमिलियर एंड eventually slang। a sentence may differ from its conceptual meanings due to some social force। अब वो कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस के जो conceptual meanings हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? ड्यू टू सोशल फोर्स। ठीक है। कोई भी जो मुआशरे की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से कहानी जितने भी सेंटेंसेस के मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस अगर एक माशरे में अच्छा समझा जाता है, वही अल्फाज मतलब नॉर्मल लिए जाते हैं, इट मे बी कि जब हम उसको किसी दूसरे जगह पे जाकर बोलें तो वहाँ पे उसके मीनिंग्स को रॉन्ग और बहुत ज़्यादा वो इरिटेटिंग या फिर वो गलत माने में तस्वर किया जाता है और उससे मना करती हो या फिर वहाँ पे वो इस्तेमाल इसके लोग उसको माइंड करें। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका एक लैंग्वेज में एक किसी सोसाइटी में कुछ मतलब होता है, किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर उसका मतलब कुछ निकल जाता है। The use of language by society which determines its meanings based on multiple individual and social factors, that is social class of users, degree of formality, domicile, very formal residence की बात करते हैं, अबाउट की बात करते हैं, होम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज का यूज़ है ये अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और फिर इंडिविजुअल और फिर सोशल फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। ये मतलब हम उसको कैसे किसी भी लैंग्वेज का यूजेज है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम देखेंगे कि इंडिविजुअल की जो मीनिंग है वो क्या है,
सोशल फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखकर फिर हम जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है उसको करते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हम चल सकें। अफेक्टिव मीनिंग है जी, अफेक्टिव मीनिंग रिफ्लेक्ट्स पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर्स इंक्लूडिंग द एटीट्यूड टू द लिसनर और टू द कंटेंट ऑफ द टॉक. These are often explicitly conveyed through the conceptual or the connotative content of the word usage. Social forms of politeness may vary from society to society. Other factors, intonation, tone of voice may also be crucial in the making of these meanings. Effective meanings are largely a parasitic category in a way. अब वो कहते हैं कि जो अफेक्टिव मीनिंग्स हैं ये किसी भी बंदे के अपने मीनिंग होते हैं, मतलब उसके पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है उस बंदे की। जब वो किसी से बात कर रहा है उसके एटीट्यूड से पता चलता है कि वो गुस्सा कर रहा है, मोहब्बत से बात कर रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, किसी चीज़ से मना कर रहा है, तो ये किसी भी शख्स की अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, अफेक्टिव मीनिंग्स जो होते हैं। तो इसी तरह वो कह रहा है कि उसके एटीट्यूड जो लिसनर के साथ होगा, तो या फिर जिससे भी वो बात कर रहा होगा उसके साथ उसके एटीट्यूड से ही पता चल जाएगा कि वो उसकी जो पर्सनल मीनिंग्स क्या कह रहे हैं, वो इस वक्त किस मूड में है। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं जी सोशल नॉर्म्स ऑफ पोलाइटनेस में वेरी फ्रॉम सोसाइटी सोसाइटी। और फिर पोलाइटनेस के जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो माशरे की रिवायात हैं नरमी और आजिज़ी से बात करने के लिए, पोलाइटनेस से बात करने के लिए, ये हर सोसाइटी की डिफरेंट हो सकती हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी मतलब वेरी कर सकती हैं। कुछ दूसरे फैक्टर्स वो कहते हैं जी आपकी आवाज़ की वॉल्यूम है, टोन है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप कैसे बात करके अपने जो पर्सनल मीनिंग्स हैं उनको बनाने के लिए ये जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है, और फिर टोन ऑफ वॉइस। अफेक्टिव मीनिंग्स आर लार्जली पैरासाइटिक कैटेगरी इन अ वे। पैरासाइटिक कैटेगरी का मतलब है कि ये दूसरे अल्फाज के साथ, ये बाकी सारे वर्ड्स के साथ इनको जंबल अप करके या साथ में कंपोज करके फिर इनका पता चलता है। फर्दर वी कैन यूज सम अदर एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस। इंटरजेक्शंस आर लाइक and that shows emotions. While using these elements we communicate feeling and attitude without the meditation of any other kind of meanings. ठीक है जी, कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे अल्फाज होंगे तो फिर हम किसी को बता सकेंगे कि हमें बहुत खुशी है, तो हम एक आध अल्फाज ऐसा भी कुछ ऐसे इमोशंस वाली कुछ इंटरजेक्शंस ऐसे होते हैं जिससे हम अपनी खुशी का इजहार या अपने दुख का इजहार कर लेते हैं। रिफ्लेक्टेड एंड कोलोकेटेड मीनिंग्स है जनाब। Reflective meanings are the meanings when we associate one sense of expression with other meaning, which arises in the case of multiple conception meaning when one sense of a word form part of the response to the another sense. One sense of a word seems to rub off on another sense when it has a dominant suggestive power, either through relative frequency and familiarity or through the strength of its association. The case where the reflected meanings intrude through the sheer strength of the emotic suggestion is likely striking, illustrated by words which have a taboo meanings. अब वो कहते हैं कि ये हमने पहले भी टैबू मीनिंग्स की कहानी पढ़ी है कि हम जब चीज़ों को रेपिटेटिव, कुछ ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब जिनके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू कोशिश करते हैं कि अगर एक वर्ड बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लग रहा है तो थोड़ा सा कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है जो थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा ठीक होता है। तो रिफ्लेक्टेड मीनिंग्स वो इसी तरह कह रहा है कि जब एक सेंस को दूसरे सेंस के साथ रेफ़र किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, और एक वर्ड को जो कि हमें लगता है कि थोड़ा अनप्लेजेंट किस्म का इफेक्ट देता है, या फिर उस वर्ड को या उस सेंस को किसी दूसरे वर्ड के सेंस के साथ उसको रब ऑफ कर दिया जाता है, उसकी जगह फिर दूसरे को लेके आ जाता है। जब मतलब यूज़ किया जाता है तो हमें पता होता है कि नहीं इसको नहीं, इसको यूज़ करते हैं। तो अब किस वजह से करते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फेमिलियरिटी और थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स एसोसिएशन। ठीक है, मतलब कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ उसी वर्ड्स को ही लगाया जाए। ठीक है, इसी तरह से एक वो बन जाते हैं, उनके कोलोकेटिव मीनिंग्स होते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाता है कोलोकेटिव मीनिंग्स कंसिस्ट ऑफ द एसोसिएशन अ वर्ड एक्वायर ऑन अकाउंट ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड विच टेंड टू अकर इन इट्स एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल प्रीटी एंड हैंडसम share the similar ground in the meanings. Good looking but may be distinguished by the range of nouns with which they co-occur or collocate. अब collocation एक टर्म यूज़ की जाती है सिमेंटिक्स में। collocation का मतलब होता है कि जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेटिवली मतलब इस तरह से आता है कि उस वर्ड की जगह उसी वर्ड के साथ बन जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम हैंडसम की बात करते हैं तो हैंडसम हम गर्ल के लिए हैंडसम यूज़ नहीं करते, क्योंकि गर्ल के लिए हमने वर्ड प्रीटी रखा हुआ है। अब हैंडसम जब बॉय की बात करेंगे या मेल की बात करेंगे तो तब हम हैंडसम जेंटलमैन कहेंगे या हैंडसम बॉय बोलेंगे, लेकिन जब हम गर्ल की हम प्रीटी बॉय नहीं कह सकते हैं, वी हैव टू से प्रीटी गर्ल। ठीक है,
तो ये कोलोकेशन ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मतलब एसोसिएशन रख लेते हैं अपनी अक्रंस की वजह से। तो इसलिए द कोलोकेटिव मीनिंग्स में सिंपली बी इडियोसिंक्रेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, और ये किसी वर्ड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है कि वो किसके साथ अक्कर हो रहा है, किसके साथ वो बार बार आ रहा है। तो कोलोकेशन से निकला है कोलोकेटिव मीनिंग्स। आगे है जनाब, थीमेटिक sentences with similar conceptual meanings may have different communicative values based on their context of the organization. What is communicated by the way in which the speaker and the writer recognize the message in terms of the order, focus and emphasize. अब वो कहते हैं कि जो sentences हैं जब हम उनको कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। वो मतलब अगर नॉर्मल एक सेंटेंस है किसी और जगह पे कुछ और मीनिंग दे रहा है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कोई और मीनिंग्स देगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट फिर वो मीनिंग्स देगा और वो अपने डिफरेंट कम्युनिकेशन वैल्यूज़ को वो कम्युनिकेट करेंगे। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच स्पीकर और द राइटर ऑर्गेनाइजेज द मैसेज इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर, फोकस एंड एम्फेसाइज। अब वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा था, नेक्स्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से फिर डिटरमाइन हम करते हैं कि ये क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। थीमेटिक मीनिंग इज अ मेनली मैटर ऑफ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. In other cases, thematic meanings may be stress and intonation rather than grammatical construction that highlights the information in one part of a sentence. कह रहा है जो थीमेटिक मीनिंग्स है ये किस चीज़ का है, मेनली अ मैटर ऑफ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। अल्टरनेटिव ग्रामेटिक मतलब एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है आपके पास, एक दूसरी ग्रामेटिकल, एक स्ट्रक्चर है एक दूसरा स्ट्रक्चर है, तो आप अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस देखते हैं कि आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज़ यूज़ करेंगे, आप अपनी पोलाइटनेस का लेवल बढ़ा देंगे, आपके पास ये एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब आपने किसी को ऑर्डर देना है तो आप उसमें प्लीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये थीमेटिक मीनिंग्स जो हैं ये एक्चुअली है क्या, ये आपकी चॉइस है बिटवीन अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, जो आपके पास डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है कि आपने किसी को ऑर्डर देना है, एम्फिसाइज करना है, आपने क्या करना है, आप अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे बंदे को अपना थीम, अपना मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है जी। थीमेटिक मीनिंग्स में बी स्ट्रेस एंड इंटोनेशन रादर दैन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन दैट हाईलाइट्स द इन्फॉर्मेशन इन वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वो कहते हैं जी थीमेटिक मीनिंग्स जो हैं उसमें स्ट्रेस और इंटोनेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के अलावा। मतलब अब अपनी सेम स्ट्रक्चर है, अब एक ही ग्रामर, और जिस तरह बड़ी एक बड़ी कॉमन सी और एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी एग्जांपल बन जाती है, जस्ट लाइक पीके मूवी के अंदर एक वो अच्छा वाली जो एक एग्जांपल है ना, वो यहाँ पे थीमेटिक मीनिंग में बड़ी अच्छी फॉल करती है कि एक ही वर्ड है, ये लास्ट वाले सेंटेंस के लिए फॉल करती है कि एक ही वर्ड है बट उसके लिए इंटोनेशन और स्ट्रेस पैटर्न से उसके मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। तो ये वही बात है कि जिस वक्त आप अपने इंटोनेशन या स्ट्रेस पैटर्न के ऊपर देखते हैं किसी चीज़ के ऊपर, एक ही सेंटेंस है बट आप उसमें स्ट्रेस पैटर्न को चेंज कर लेते हैं या इंटोनेशन अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव चेंज कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जो आपके जो मीनिंग्स हैं वो अगले बंदे को कन्वे हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।